हमारा नया वर्णमाला। शुरू करते हैं। वर्णमाला, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए, ई, कै, ख और च। इसको देखते हैं, समझेंगे कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए है, ये तो एक वास्तविक स्वर है, ई अपना वास्तविक स्वर है, जो कै है वो हल के साथ है, जो ये वास्तविक रूप होता है व्यंजन का, और शुद्ध ये कै के साथ होता है। कै, इसमें हमारा कै स्वर इसके साथ होता है ए। जैसे हम शब्द लेते हैं एक हिमालय, ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, इसमें हमारे कितने अक्षर होंगे, एक, जैसे ये है ही, मा, ले और ये कितने हो गए, अक्षर हो गए, कि ये ही अलग है, मा, ले, ये। अब इसके हम अलग अलग टुकड़े करेंगे, जैसे है हल के साथ, इसका स्वर हो, फिर है मैं हल के साथ, इसका स्वर है आ, फिर ले व्यंजन हल के साथ, इसका स्वर है ए, फिर है ये हल के साथ और इसका स्वर है ए। ये हमारे क्या है, वर्ण है। इसको अब हम और टुकड़ों में अलग नहीं कर सकते, तो ये क्या कहलाता है, हमारा वर्ण। और वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि वर्ण का, यानी कि जो ध्वनि शब्द है वो वर्ण का मौखिक रूप है, और इसका यानी कि वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये वर्ण कहलाता है, अगर इसको हम उच्चारित करते हैं तो ये ध्वनि कहलाती है। ठीक है, और वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। एक है स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मूल रूप से इनकी संख्या कितनी होती है तथा कुल संख्या कितनी होती है। जब बात आती है मूल रूप से इनकी, यानी कि मूलतः स्वर कितने होते हैं, 11। उसमें हमारा आता है ए, आ, ई और ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ। ये हमारे 11 मूल रूप से स्वर माने गए हैं। जब बात आती है 13 की, तो इसमें हम दो, अंग और आहा, इन दो को शामिल करते हैं, तो ये कुल स्वरों की संख्या हो जाती है फिर 13। इन्हें हम दोनों को अयोगवाह भी कहते हैं, अयोगवाह। सिंगल में इसको अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार, और इसको कहा जाता है विसर्ग। दोनों शब्द मिलकर अयोगवाह कहलाते हैं। फिर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर, या फिर होठों की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति के, कई तरीके से हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उच्चारण के आधार पर या मात्रा के आधार पर या
मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखते हैं, पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की डेफिनेशन क्या कहती है? जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे है, इनकी संख्या हम चार होती है। जैसे ए, जब हम ए का साउंड करते हैं ए, तो इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। ऐसे ही हमारा ई, उ और री। और ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ और री। बात आती है उच्चारण के आधार पर ही दूसरे पॉइंट दीर्घ स्वर की। इसकी डेफिनेशन है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि जैसे जितना समय हमें ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है, उससे ज्यादा समय हम दीर्घ स्वर को बोलने में लगते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। इनकी संख्या 7 मानी गई है। क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि ह्रस्व स्वर कौन सा है इनमें से, और ई। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। इसी में एक और आता है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। यानी कि जितना समय बोलने में हम ह्रस्व स्वर को लेते हैं या दीर्घ, तो उन दोनों की अपेक्षा इसमें और ज्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग किसी को पुकारने के लिए, गाना गाने में या नाटक संवादों में किया जाता है। और इसका प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में ज्यादातर किया जाता है। जितने भी वेद पुराण वगैरह है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, सबसे पहला है मूल स्वर। जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से ना बने हो, यानी कि जो स्वर अपने सिर्फ मूल रूप के हैं, यानी कि उनका मेल किसी दूसरे स्वर से नहीं हुआ है, उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। जैसे ए हमारा ये वास्तविक स्वर है, ये किसी के मेल से नहीं बना। एक हमारी लघु ई और उ। हम इसको री में शामिल नहीं कर सकते क्योंकि री एक व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है, तो इसलिए इसमें इसकी संख्या सिर्फ 3 है। दूसरा आता है संधि स्वर। जो स्वर किसी अन्य स्वर के मेल से बने हो, उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। यानी कि मूल स्वर की डेफिनेशन क्या थी? जो स्वर किसी मेल से नहीं बने वो हमारे मूल स्वर हो गए। और संधि स्वर कहते हैं, यानी कि जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, संधि, किसी से संधि करना, मेल करना, कि जो शब्द किसी दूसरे स्वर के मेल से बने हो, उन्हें कहते हैं हम संधि स्वर। और ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक है दीर्घ स्वर और एक है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो स्वर 2 समान स्वरों के मेल से, इसमें कह रहा है जो स्वर 2 समान स्वरों के मेल से बने होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई और उ। देखते हैं, जब हम ए प्लस ए करते हैं तो नया शब्द हमारा आ बनता है। से ही जब हम लघु ई प्लस लघु ई करते हैं तो दीर्घ ई बनती है। जैसे उ, लघु उ प्लस लघु उ बराबर दीर्घ उ। तो ये कौन से? ये हमारे 2 समान स्वरों से बने हैं, इसलिए इन्हें जो 3 है, ये हम इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ। इन्हें मूल दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, मूल दीर्घ स्वर। दूसरा है संधि संयुक्त स्वर। देखते हैं, दीर्घ के बाद हमारे संयुक्त स्वर आते हैं। संयुक्त स्वर, जो स्वर 2 अलग अलग या असमान कहो या भिन्न कहो, जो 2 स्वर 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने हो, उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं। ये है ए, ऐ, ओ और औ। यहां से क्वेश्चन आता है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले जब हम ए प्लस ई करते हैं तब हमारा ए बनता है।
जब हम ए प्लस ए लिखते हैं तो हमारा ए बनता है। जब हम ए प्लस उ करते हैं तो हमारा ओ बनता है। ऐसे ही जब हम ए प्लस ओ लिखते हैं तो हमारा औ बनता है। ये है हमारे संयुक्त स्वर, यानी कि इसमें एक ए बन रहा है और एक स्वर ई है। इसमें ए है, ये ए से बन रहा है, ये ए है, ये ऊ है, ये ए और ये ओ, तब हमारा औ बन रहा है। तो ये हमारे दो अलग अलग यानी कि भिन्न स्वर हो गए, तो इसलिए हमने इन्हें नाम दिया संयुक्त स्वर का। एक बार हमने इसको बांटा स्वर को एक उच्चारण यानी कि मात्रा के आधार पर, फिर हमने इसको उत्पत्ति के आधार पर बांटा है। अब हम देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर कि जीभ का प्रयोग कैसे स्वरों के साथ होता है। कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अग्र स्वर। पहला है हमारा अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। क्या बना देती हूँ ऐसी के लिए जीभ। जीभ का अगला भाग ये होता है, मध्य भाग हम यहाँ देखते हैं, और पश्च भाग ये। तो अग्र स्वर कह रहा है जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या ई और ई, ए और आई, ये 4 स्वर हैं। जब इनको हम बोलते हैं तो हमारी जीभ के अगले वाले हिस्से पे प्रेशर होता है, तो इसका मतलब ये जब उच्चारित किए जाते हैं तो हमारे जीभ का अगला भाग काम करता है। इनकी संख्या 4 है, ई, ए और आई। दूसरा होता है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य यानी कि बीच वाला, ये वाला, इससे उच्चारित होते हैं ये, और जब मध्य भाग की बात हुई, मध्य भाग करता है तो उच्चारित होता है हमारा ए। जब हम ए का साउंड उच्चारित करते हैं तो जो जीभ का हमारा बीच का भाग है उस पर प्रेशर होता है, तो जब हम ए उच्चारित करेंगे तो हमारी बीच का जीभ का मध्य भाग काम करता है, इसलिए हम उसे मध्य स्वर कहते हैं। तीसरा आता है हमारा पश्च स्वर। पश्च यानी कि पिछला भाग। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है उन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं। जैसे कि ये वाला, जब हम आ, उ, ओ, एक और है इसमें आओ, और ये आ जो ऑफिस वाला आ होता है, जब हम इनका उच्चारित करते हैं तो जीभ का हमारा पिछला भाग काम करता है, तो इसलिए इन्हें हम पश्च स्वर कहते हैं।